सुप्रभात, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। इस वक्त एक ताजा खबर मिल रही है कांग्रेस के खेमे से। यहां पर राहुल गांधी की जगह अमेठी में केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार के रूप में केएल शर्मा का चेहरा सामने आया है। 5वें चरण की 14 सीटों पर नामांकन होना है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में आज आखिरी दिन है पर्चा दाखिल करने का, जहां बीजेपी ने गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर बीजेपी ने दिनेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दिनेश सिंह शुक्रवार यानी कि आज बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। बीते कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस सीट पर वरुण गांधी को उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनौती खड़ी कर सकती है, लेकिन अब सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का नाम स्पष्ट हो चुका है। इसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी राहुल को मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब फिलहाल ये तस्वीर साफ हो चुकी है और कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल को ही चुनावी मैदान में उम्मीदवार घोषित किया है। असल में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार को देखकर ही अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, पर बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। राहुल वर्मा वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राहुल वर्मा, जिसका इंतजार था कांग्रेस पार्टियों का नहीं बल्कि लोगों को भी इंतजार था कि आखिर मैदान में रायबरेली की अमेठी में कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, ये तस्वीर स्पष्ट हो गई। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और सामने आ गई। केएल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या कुछ कहना है, क्या इसके पीछे की वजह माने? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सीटें जो कांग्रेस की कभी गढ़ होती थी, और साफ तौर पर रायबरेली से क्योंकि सोनिया गांधी सांसद थी और उनको जब राज्यसभा भेजा गया तब से कयास लगेगी क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। और अमेठी क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाए, वायनाड से चुनाव वो जीते, और इस बार दोबारा जब पार्टी ने लिस्ट जारी की तो वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा गया और कहा गया और माना जा रहा था कि वायनाड में चुनाव होने के बाद राहुल गांधी दोबारा उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर हो सकता है कि चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी के अपने रणनीति होती है और रणनीति में शायद राहुल गांधी रायबरेली से पार्टी के फिट होते हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया गया। और केएल शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनको अब स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने नाम का ऐलान किया है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की सीट से राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ता है। राहुल वर्मा बड़े चेहरे में प्रियंका गांधी भी इस रेस में थी। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि प्रियंका गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया? बिल्कुल साफ तौर पर इस तरह की जो कयास होते हैं ये अटकलें होती हैं, और अटकलें लगातार इसको कहीं ना कहीं चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय और ऑफिशियल आधिकारिक रूप से पार्टी ने कभी प्रियंका गांधी के नाम को लेकर कहीं कोई बयान नहीं दिया। हाँ, कयास जरूर थे कि प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस के लिए एक्टिव रही हैं और लगातार चुनाव प्रचारों में प्रियंका गांधी की सक्रियता लगातार बढ़ी है, इसके मद्देनजर जरूर कयास लगाया जा रहा है कि क्या यूपी से प्रियंका गांधी को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन इन सब कयासों के विपरीत पार्टी का जो निर्णय है वो सबके सामने है। अब क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया और अमेठी से केएल शर्मा स्टार्ट हो गए, यानी साफ तौर पर पार्टी की रणनीति और पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने अब यूपी की जमीन से गांधी परिवार के एक चेहरा को उतारा है। जी
लेकिन बात अगर केएल शर्मा की करें, ये नया चेहरा है कांग्रेस के लिए, एक नया दांव है, एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक कांटे की टक्कर होगी स्मृति ईरानी के सामने एक नए चेहरे को रखना। क्या एक्सपीरियंस है केएल शर्मा का, क्या ताल्लुक है? बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन भरा और उसके बाद से वो लगातार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की बातें वो कहती रही कि उनको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं, और अमेठी में वो आश्वस्त दिखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ कोई भी चुनाव लड़े, इस बार अमेठी के लोगों ने मन बना लिया और पिछले 5 सालों में जो अमेठी के अंदर उन्होंने काम किया है उसका फायदा उनको मिलेगा। अब क्योंकि अमेठी से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव मैदान में नहीं है, तो यानी साफ तौर पर जो गढ़ था अमेठी और रायबरेली, पुराने कई लोकसभा चुनावों के इतिहास पर अगर नजर डाले तो गांधी परिवार का दबदबा रहा है इन दोनों सीटों पर। हालांकि 2019 में जरूर वहां से राहुल वर्मा, ये सवाल भी उठता है कि गांधी परिवार का दबदबा रहा है, अब गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति जब इस गढ़ में चुनाव लड़ेगा तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा रिस्की होने वाला है। पर हालांकि जो मैंने कहा कि पार्टी की एक रणनीति और कहीं ना कहीं चुनावी गणित होती है, और इस चुनावी गणित में पार्टी को शायद केएल शर्मा अमेठी से मजबूत दिखते हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया, क्योंकि मौजूदा सांसद सोनिया गांधी यहाँ से थी, उनको राज्यसभा से पार्टी ने भेजा है। ऐसे में कयास तब से ही लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति का चुनाव लड़ेगा। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी कई तरह के कयास लगे, लेकिन मैंने जैसा भी कहा कि राजनीति में कयास और अटकलों का दौर चलता रहता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का आ गया कि कौन प्रत्याशी होगा, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो अब सबके सामने है। अब कोशिश कांग्रेस की ये होगी कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, और दोनों ही सीटें जो महत्वपूर्ण यूपी की सीटें रही हैं, रायबरेली और अमेठी, वहाँ पे अपनी जो परंपरा कांग्रेस की रही है, इन सीटों पर जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उसको रायबरेली में कैसे बरकरार रखा जाए, और अमेठी में स्मृति ईरानी को केएल शर्मा कैसे चुनौती देंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे ताकत के साथ चुनाव मैदान में लड़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। जी वाकई सबकी नजर तो टिकी होंगी, लेकिन बात यहाँ पर आके अटक जाती है कि नए चेहरे को उतार कर कांग्रेस ये नया दांव जो खेल रही है, कहीं कांग्रेस को ही ना भारी पड़ जाए। लेकिन राहुल गांधी को लेकर काफी कार्यकर्ता और जो कांग्रेस नेता थे उनका ये मानना था कि राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाए, बहुत मांग थी। और अक्सर ये होता है कि कांग्रेस के भीतर खाने में, संगठन के बीच में, कांग्रेस नेताओं के बीच में तल्खियां देखी जाती है। तो एक तरीके से केएल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि तमाम संगठनों को जोड़कर और बहुत ही कम समय में चुनाव लड़ना, चुनाव की तैयारी करना, उस रेस में आगे बढ़ना। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि संगठन के लिहाज से ये चुनाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव होता है। निश्चित तौर पर तैयारियां संगठन और कार्यकर्ता लंबे समय से करते हैं, और बड़े नेताओं को लेकर जैसा कि मैंने कहा, कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि इस सीट पर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा हो, भले ही 2019 में हार मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपेक्षाएं, उम्मीदें कार्यकर्ताओं की होती है कि वो चेहरा अगर चुनाव मैदान में उतरता है तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है। लेकिन निश्चित तौर पर केएल शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, और जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि रायबरेली जो सीट है वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, यानी साफ तौर पर कांग्रेस ने इन दोनों सीटों को लेकर जो कयास थे कि आसानी से कांग्रेस इन सीटों को छोड़ेंगे नहीं, रायबरेली क्योंकि वो भी परंपरागत सीट कांग्रेस की रही, और ऐसे में राहुल गांधी का वहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उस सीट पर अपनी उपस्थिति को न सिर्फ बनाए रखना, बल्कि रायबरेली और अमेठी पर कैसे कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में जीत हासिल करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि 2014-2019 बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उनको केंद्र की चाबी मिली, और ऐसे में इस बार 2024 में भी बीजेपी 80 सीटों पर जीत का दावा करती रही है। ऐसे में
रायबरेली और अमेठी, जहां कांग्रेस कभी बहुत मजबूत स्थिति में होती थी, 2019 में भी रायबरेली सीट कांग्रेस के पास थी। ऐसे में अब राहुल गांधी का रायबरेली चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि के शर्मा अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने किस तरह से रणनीति बनाकर कांग्रेस को राहुल वर्मा जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और ऐसे में हार के बाद फिर से राहुल गांधी का नई जगह पर चुनाव लड़ना राहुल गांधी के लिए भी एक कठिन रास्ता है और कांग्रेस के लिए भी। आप बने रहिए। दिलीप शर्मा रायबरेली से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ लाइव। दिलीप शर्मा, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी लंबे समय से, माफी चाहते हैं दिलीप मिश्रा, लंबे समय से इंतजार कराया जा रहा था कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा रायबरेली में, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में फिक्स हो चुकी हैं। अब वो सीट खाली हो गई थी, उस सीट पर कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी होगा, लेकिन जाना माना चेहरा राहुल गांधी उम्मीदवार है। लेकिन ये कांग्रेस का नया दांव क्या कांग्रेस को फायदा देगा? जी फातिमा, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली जो वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और काफी हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ पर सोनिया गांधी जो यहाँ पे सांसद हुआ करती थी, वो राज्यसभा के रास्ते जो है वो संसद पहुंच चुकी है। तो ये सीट कांग्रेस से रिक्त हो गई थी। इसमें काफी दिनों से कश्मकश चल रही थी कि इस सीट से कौन चुनाव करेगा। हालांकि अब कयास खत्म हो गया है। यहाँ से राहुल गांधी जो है प्रत्याशी बनाए हैं और जैसा कि माना के भी 10 बजे राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो है वो दिल्ली से पहुंचकर संसद पहुंचेंगे और उसके रायबरेली पहुंचकर से वहां नामांकन करेंगे। हालांकि अगर चुनाव की महत्वपूर्ण की जाए तो चुनाव काफी जो है अहम होगा। राहुल गांधी के लिए रायबरेली में चुनौतियां भी, समय बहुत कम बचा है। समय से कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है बिल्कुल दिलीप, राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है कि गांधी परिवार की ये सीट बरकरार रखना है। जी भाजपा, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो है राहुल ये सीट जो है कांग्रेस के पाले में रही है, लेकिन क्योंकि रायबरेली जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पहले वो अमेठी में चुनाव लड़ा करते थे, तो नई जगह होने और समय बहुत कम बचा हुआ। राहुल गांधी है और उनकी पूरी टीम को काफी मेहनत का सामना करना पड़ेगा। अगर की जाए भाजपा की, तो भाजपा से दिलीप प्रताप सिंह यहाँ से उम्मीद है, जिसके पूर्व भी ठीक है। अभी आज नॉमिनेशन का दिन है, आज घोषणा पत्र भी फिल किया जो घोषणा पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन नामांकन का पत्र भी भरा जाएगा क्योंकि आज लास्ट डेट थी और कांग्रेस ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया दिलीप मिश्रा। राहुल वर्मा के पास चलते हैं। राहुल वर्मा, वही सवाल कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट जीतना एक बड़ा चैलेंज है। गांधी परिवार की एक मात्र सीट थी जो गांधी परिवार के अंडर में थी। अब 2024 को कैसे राहुल गांधी इस सीट को जीत पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए। राहुल वर्मा जी, चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करेंगे। तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, नाम की घोषणा हो गई है। पिछले लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी सामने लाएगी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और वहीं के.एल. शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कौन कौन 2 सीटों से चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और 2 प्रत्याशी जो सामने आए रायबरेली अमेठी के, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि संगठन को मजबूती के साथ चल के चुनाव की तैयारी करते हुए इस सीट को जीतना है। कांग्रेस के खेमे में अक्सर तल्खियां देखी गई हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करना और उस मजबूती के साथ आगे जाना, प्रचार प्रसार करना, जनता को अपने हित में करना, कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए, एक बड़ी चुनौती है। कैसे मैनेज करके चलना है, ये सारी चुनौतियां इन 2 दावेदारों पर होगी। राहुल गांधी क्योंकि अमेठी से चुनाव हार चुके थे, हारे प्रत्याशी को रायबरेली से कांग्रेस का उतारना एक
हिम्मत वाली बात कह सकते हैं, क्योंकि लंबी बैठक चली, सीएसी की बैठक भी चली, उसके बावजूद भी पर्दाफाश नहीं हुआ। लेकिन आज चूंकि नामांकन का पत्र भरना है और यही वजह है कि कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी। राहुल वर्मा एक बार फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राहुल वर्मा, वही सवाल, राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मा दे दिया गया है कि रायबरेली की सीट को आपको बरकरार रखना है। निश्चित तौर पर चुनाव में कोई बहुत भारी जिम्मा इसको ना कहकर ये कहा जाए कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में शायद रायबरेली से राहुल गांधी फिट बैठते हैं और उत्तर प्रदेश की जमीन पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती देने के लिए कौन सा चेहरा कहाँ सूट करता है पार्टी की स्ट्रेटेजी और जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेती है। और राहुल गांधी से जब भी मीडिया ने अमेठी को लेकर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी जो है, जो भी वो फैसला सीईसी जो भी फैसला करेगी वो उसको मानेंगे। और शायद फैसला सीईसी का यही है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी ऐसे के शर्मा को चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा है। यानी साफ तौर पर जो अटकलें कयास होते हैं वो अलग है और जमीन पर चुनाव और ये रणनीति और चेहरे को कहां और कैसे किस रूप में चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी की इंटरनल निर्णय है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी एन वक्त पर अपने रुख को स्पष्ट करती है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे। साफ तौर पर गांधी परिवार का एक व्यक्ति फिर से रायबरेली की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अब देखना है कि बीजेपी कैसे और किस रूप में अमेठी में जिस तरह से राहुल गांधी को चुनाव जीतने से रोकने में कामयाबी मिली, अब 2024 में रायबरेली में बीजेपी की कौन सी स्ट्रेटेजी है जो राहुल गांधी को इस सीट पर रोक सके। क्योंकि साफ तौर पर जो पिछले सालों का इतिहास देखे, जब 2019 में भी चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी यहाँ से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर गई और अब क्योंकि राज्यसभा से सोनिया गांधी को भेज दिया गया है, अब अमेठी की जगह रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा। अब पार्टी की रणनीति और पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया। अब देखना है कि कैसे बीजेपी इस चुनाव को अब रायबरेली में अपनी गणित सेट करती है, क्योंकि मुकाबला दो बड़े पार्टियों का है। साफ तौर पर यहाँ यूँ कहे कि गठबंधनों का है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी भी इस बार आईएलपी के साथ यूपी में है और साफ तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होने के बाद लगातार राहुल गांधी या अखिलेश यादव ये कहते रहे कि बीजेपी के लिए चुनौतियां फेस कर रहे हैं कई सीटों पर। अब साफ तौर पर अब राहुल गांधी का ही यूपी से और चुनाव मैदान में उतरना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को जरूर बढ़ाता है। अब चुनाव में क्या इसका परिणाम होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के नाम के ऐलान के साथ ही रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है और वो राहुल गांधी के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल वर्मा जी, दिनेश शर्मा जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, राहुल गांधी के सामने कितने मजबूत है, कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लोकसभा चुनाव बड़े चेहरों का चुनाव है और साफ तौर पर केंद्र की राजनीति या की सियासत और के मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। अब बीजेपी के स्ट्रेटेजी से चुनाव मैदान में जरूर दिनेश शर्मा को उतारा गया। अब देखना है कि राहुल गांधी के सामने कैसे चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह के ये चुनाव नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस तमाम बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को भुनाने में जुटी है। ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते नहीं। अब प्रदेश और देश स्तर के जो मुद्दे को लेकर चुनाव है, अब बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है और बीजेपी दावा करती है कि 80 सीटें बीजेपी इस बार बेहतर करेगी प्रदेश में। हालांकि चुनाव में कयास और दावे को हकीकत रूप देना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश की कमांड जो है किसको मिली और साफ तौर पर जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के लिहाज से ये अमेठी रायबरेली बड़ी महत्वपूर्ण सीटें रही। 2019 में जब अमेठी से राहुल गांधी हारे और वायनाड से चुनाव जीत कर आए तो निश्चित तौर पर यह कहा गया कि जो अमेठी जैसी सीट कांग्रेस का लूज करना, हमने देखा कि किस तरह से पूरे ओवरऑल देश में कांग्रेस की सीटें घटी, क्योंकि जब बड़ा नेता
और महत्वपूर्ण सीटों पर आप चुनाव कठिन हो तो निश्चित तौर पर आगे की राह मुश्किल होती है। अब ऐसे में 24 को लेकर राहुल गांधी रायबरेली से सवाल करते हैं। साफ तौर पर संकेत है कि वो बीजेपी को किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति का दावा भले बीजेपी करे, लेकिन कांग्रेस चुनौतियां जरूर पेश करना चाहती है और यही वजह है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस था उससे पर्दा हटा है और अब दोनों ही चेहरे लोगों के सामने हैं जो कांग्रेस उम्मीदवार है। बिल्कुल, अब तस्वीर साफ हो गई है और ये जो कश्मकश थी वो भी खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया राहुल वर्मा तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अमेठी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि ये सीट राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार चुके थे। किशोरी लाल शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है। अमेठी में 20 मई को चुनाव होना है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी। अमेठी से उम्मीदवार का चेहरा सामने आ गया है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। ये कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इसका उलट हुआ। रायबरेली से राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमाएंगे और गांधी परिवार की परंपरागत सीट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी रायबरेली से दिनेश शर्मा को कड़ी चुनौती देते राहुल गांधी नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत ही लंबा समय लिया अपने प्रत्याशी को बताने में, उसकी तस्वीर साफ करने में। बीते रोज बीजेपी ने भी ये सस्पेंस दूर कर दिया, दिनेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में 20 और रायबरेली में 20 मई को मतदान होना है। केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। केएल शर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। केएल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। राजीव गांधी के जमाने से केएल शर्मा गांधी परिवार में कार्य कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में। और ऐसे में केएल शर्मा गांधी परिवार को खुद का परिवार मानते आए हैं और यही वजह है कि सोनिया गांधी ने और कांग्रेस कमेटी ने केएल शर्मा पर भरोसा जताया। लेकिन केएल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अमेठी को जीतना है, अमेठी की सीट को जीतना है, क्योंकि केएल शर्मा के अपोजिशन में है स्मृति ईरानी, जो कि 2019 में चुनाव जीत चुकी है। जहां मजबूत कैंडिडेट बीजेपी उतारने की पूरी कोशिश कर रही है हर क्षेत्र में, तो कांग्रेस भी चुनौती देती नजर आ रही है। राजीव ओझा अमेठी से जुड़ गए जानकारी के साथ। राजीव, अमेठी में कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं को इंतजार था कि कमेटी की तरफ से राहुल गांधी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार यहां पर केएल शर्मा। क्या संतुष्ट हैं कार्यकर्ता नेता? बिल्कुल सही कहा। अमेठी के लिए तो कांग्रेस ने बस यही कहा कि आते आते बहुत देर कर दी। कहने का मतलब यह है कि इतने दिन से सस्पेंस बना हुआ था जो अमेठी को लेकर कि यहाँ से गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और यहाँ से चुनाव गांधी परिवार से कोई लड़ेगा। हालांकि किशोरी लाल शर्मा को यहाँ जो कि एक दिन पहले वो अमेठी आए, जिसके बाद आज यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन अमेठी में जिस प्रकार से यहाँ चर्चा चल रही थी उसमें किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से, हालांकि कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते हैं किशोरी लाल शर्मा जी, इसके साथ ही वो जो है सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं। तो ऐसे में जो है अमेठी में वो जो है कितना यहाँ पे जनाधार बढ़ा पाएंगे वो कांग्रेस का, यही सबसे बड़ी बात 30 तारीख को जो है वोटिंग में पता लगेगा। नहीं राजी, अब सवाल ये उठता है कि स्मृति ईरानी को कितनी चुनौती दे सकते हैं केएल शर्मा? क्या एक तरीके से कांटे की टक्कर अब अमेठी में देखी जाएगी?
बिल्कुल। देखिए, इसके पहले जिस प्रकार से ये परंपरागत सीट थी अमेठी की, और एक गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ने के आज कई बार प्रियंका गांधी का नाम आया, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आया, लेकिन आखिरी में जो है यहाँ पर के.एल. शर्मा को उतारा गया है। तो अभी ये काफी समय से सांसद जो यहाँ से स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 में जो है हराया था, वो बराबर यहाँ पर सक्रिय है और क्षेत्र में जा रही है और लोगों से जन समर्थन प्राप्त कर रही है। तो ऐसे में कोई बिना तैयारी के बाद देर से किशोरी लाल शर्मा को यहाँ अमेठी से उतारना पर कांग्रेस की कहीं न कहीं रणनीति होगी, कुछ आकलन किया होगा, जिसके बाद किशोरी लाल शर्मा का यहाँ पर नाम आया है। ऐसे में जो है यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी मांग कर रहे थे कि यहाँ से अमेठी से चुनाव लड़े गांधी परिवार, लेकिन किशोरी लाल शर्मा भी हालांकि काफी करीबी माने जाते हैं वो कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से। तो एक बार फिर के.एल. शर्मा को अमेठी से लाया गया है राहुल गांधी की जगह। तो आइए तो कितना वो संगठन को मजबूत कर पाते हैं और लोगों में वोट बैंक में बदल पाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस के तहत काम ओझा, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही हो रायबरेली से? हालांकि अमेठी की सीट पिछली बार चली गई, लेकिन ये सोचा गया हो कि गांधी परिवार की लोकप्रियता रायबरेली में है, तभी रायबरेली की सीट बरकरार है, गांधी परिवार का ही कोई उतारा जाए मजबूत चेहरा, ताकि एक सीट तो ना सही, दूसरी सीट तो बचे। बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से जो है खबर दिखा रहा था गांधी परिवार से रायबरेली में यहाँ पर प्रत्याशी हो सकता है, वो बिल्कुल सही साबित हुई। और जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने सीट छोड़ने के पहले भावुक अपील की थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार से जरूर रायबरेली में नामांकन करेगा यहाँ पर, और प्रियंका गांधी तक आखिरी तक बात चली, लेकिन आखिर में राहुल गांधी को जो है वहां से प्रत्याशी बनाया गया, जो कि आज रोड शो करने के बाद वो नामांकन करेंगे। तो कहीं न कहीं रायबरेली की जो है जीतने की प्रयास है कांग्रेस का, कि वहां पर किसी प्रकार से गांधी की जो परिवार की जो सीट है अमेठी हो या फिर रायबरेली हो, तो रायबरेली को किसी भी स्तर से जो है यहाँ पर परास्त किया जाए, यहाँ पर भाजपा को, और बड़ी जीत दर्ज करे यहाँ पर जो है कांग्रेस, जिसमें राहुल गांधी राजीव आखिरी समय तक कांग्रेस ने सस्पेंड रखा। अमेठी में राहुल गांधी, रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगते दिखाई दिए। लोगों को ये लगा कि अब प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी और दिल में ये बैठ गया, लेकिन आखिर में ये दांव उलट हो गया। नया चेहरा सामने, राहुल गांधी रायबरेली। बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, पहले से कार्यकर्ता हो या नेता हो पूरे उत्साह में थे, वो रायबरेली लिया जाए या फिर अमेठी लिया जाए, जहाँ पर जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी कि कांग्रेस से, गांधी परिवार से यहाँ पर जो है राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी को लेकर बात चली, तो जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी जीत जो है दर्ज की जाए और दोनों सीटें यहाँ पर जीत करके भाजपा को परास्त किया जाए, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कि यहाँ पर जीत दर्ज करे कांग्रेस, या राहुल गांधी हो या प्रियंका। लेकिन आखिरी से प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से राहुल गांधी को जो है रायबरेली से नामांकन करना पड़ा और रायबरेली से लड़ रहे हैं वो चुनाव। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी का यहाँ से हार के बाद अमेठी से काफी, हालांकि लंबे समय तक वो सांसद रहे, लेकिन हार के बाद वो अमेठी में ज्यादा दौरा उनका नहीं लगा, अमेठी नहीं है। कहीं न कहीं ये कांग्रेस के नेता हो या यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने ये सुझाव या जो भी आकलन है किया होगा, जिसके बाद वो रायबरेली की सीट जो है तस्वीर साफ हुई है, उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, सवाल कहीं है और चुनौतियां कहीं हैं। राजीव बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी खबर पे और भी जानकारी टीवी 100 आप तक पहुंचाएगी।
precision since 1978, emerges a trusted name, India International House Limited. A beacon of excellence, our modern manufacturing unit symbolizes quality at every turn. Established exporter, our wings span across the globe, from the UK to the USA, Canada, Australia, South Africa, and Europe. We are a global force. At the core of innovation, our diverse production processes cater to every need, unveiling a world of possibilities. Your vision, our packaging. From blister packing to elegant retail boxes, we tailor solutions for you. Step into a realm of possibilities. Door handles, bathroom accessories, curtain poles. Our diverse product categories redefine elegance. Our core beats with rapid in-house modeling, extensive QC procedures, and the satisfaction of customers worldwide. Led by industry professionals, our team is the driving force behind our commitment to excellence. India International House Limited, your trusted partner in precision manufacturing. तो ब्रेक के बाद सुबह सवेरे के बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो बात यहाँ पर कांग्रेस की चल रही थी। अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर सस्पेंस था, लोगों को इंतजार था कि ये परंपरागत सीट पर कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को खड़ा करेगी। ये तस्वीर साफ हो गई है। रायबरेली से राहुल गांधी तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के इन दो चेहरों को उतारा है ताकि बीजेपी को सीधी टक्कर दी जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव ओझा, लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। वहीं रायबरेली में भी बीजेपी ने भी सस्पेंड बनाकर रखा था, कांग्रेस ने भी सस्पेंड बनाकर रखा था। बीजेपी ने बीते रोज ये पर्दाफाश कर दिया कि दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वरुण गांधी का भी नाम बीजेपी की तरफ से आ रहा था। अगर बीजेपी की तरफ से रायबरेली में वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाते और इधर राहुल गांधी होते तो कितना दिलचस्प ये चुनाव होता अमेठी का। बिल्कुल सही कहा फातिमा। यहाँ जिस प्रकार से ये रणनीति चल रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव होता है, ऐसे में कोई भी पार्टी हो वो पूरे रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में पहले नाम आ रहा था कि वरुण गांधी को यहाँ पर उतारा जाएगा रायबरेली में, जिसको लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी जो है पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी को भी वॉकआउट नहीं देना चाहती, तो बड़ी जीत दर्ज करना चाहती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से एक बार, क्योंकि वो 15 साल यहाँ से सांसद रहे और 2000 एक बार उन्होंने यहाँ से हार हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर उनकी वापसी होगी और वो अमेठी से जो उनकी गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है, एक बार वहां से सांसद स्मृति ईरानी जीत दर्ज किए, वहां राहुल गांधी फिर से लड़ेंगे, ये कयास लगाए जा रहे थे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन और रायबरेली की जो सीट है उसको लेकर भी, जहाँ की जो है सोनिया गांधी होती थी, इसके बाद उन्होंने सीट खाली की, उसके बाद यही कयास लगाया जा रहे थे और बीजेपी भी किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहती थी, जहाँ की वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से अगर कोई भी चुनाव लड़ता है वो प्रियंका गांधी हुई जो भी कांग्रेस से, तो वहां पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। लेकिन पूरे रणनीति यहाँ लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखा गया और चर्चाएं चलती रही, लेकिन आखिरी में राहुल गांधी को रायबरेली, अमेठी की जगह रायबरेली से उनको प्रत्याशी बनाया गया और कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया, जो कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन करेंगे आज। वहीं अमेठी में जिसमें वहां पर किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और वो नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं और आज उनके नामांकन को लेकर लगभग 150 गाड़ियों की परमिशन ली गई है, जिसमें काफी लंबा उनका रोड शो होगा यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ तैयारियां की गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इतने कम समय में
कितना किशोरीलाल शर्मा यहाँ पर कैसे क्षेत्र में फील्ड भ्रमण करते हैं और वो जो है लोगों से जन समर्थन जिस प्राप्त तरीके करते से हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे किशोरीलाल शर्मा ने कहा था कि कोई गांधी परिवार का ही होगा अमेठी का उम्मीदवार। लगता है कि लास्ट समय तक भी किशोरीलाल शर्मा को भी नहीं पता था कि वो ही उम्मीदवार होंगे अमेठी से। बिल्कुल सही कहा ये, क्योंकि अब तक सस्पेंस चल रहा था और ऐसी से अंदाजा लगा सकता है कि जब से चुनाव के दूसरा 26 के तारीख को लगी उसके बाद से बराबर चर्चाएं अमेठी और रायबरेली को लेकर होती रही और यहाँ अमेठी को लेकर कई चर्चाएं बीच में नाम भी आते रहे, जहां प्रियंका गांधी के लड़ने को लेकर कई बार आवाज आई, जहां इसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मांग की। इसके बाद जो है यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आया बीच में, जहां उन्होंने खुद बयान किया कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, तो उनका भी नाम आया। इसके बाद फिर राहुल गांधी चूंकि यहाँ से पहले सांसद थे उनका नाम प्रमुखता से था और अमेठी में जो है राहुल गांधी के लिए था कि राहुल गांधी जरूर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिरी समय में चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज जो सुबह ये घोषित किया गया और तैयारी की गई कि यहाँ से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन कर रही थी जो है कांग्रेस भी, तो किसी भी प्रकार से बीजेपी को जो अखौर नहीं देना चाहती थी, वो जीत दर्ज करना चाहती थी। जहां आज जो है राहुल गांधी को रायबरेली से और किशोरीलाल शर्मा के नाम की घोषणा यहाँ की गई है अमेठी। लेकिन स्मृति ईरानी ने खुला चैलेंज किया था कि राहुल गांधी आए अमेठी से लड़े सामना करें, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं, केएल शर्मा आ गए। बात परिवारवाद की यहाँ पर आती है, ये भी बीजेपी की तरफ से दाग लगता रहा है कि कांग्रेस अक्सर परिवारवाद वाली राजनीति करती है, लेकिन गैर परिवारवादी उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस का ये फैसला क्या कांग्रेस को फायदा देगा? अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी काफी लंबे समय से कैंप कर रही हैं और क्षेत्र में जा रही हैं और हर लगभग उनका वार राहुल गांधी पर भी था और राहुल गांधी पर ही वो सवाल खड़े कई बार खड़ा किया, उस पर वार करती रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर आखिरी तक सस्पेंस भी बना रहा, जिसको लेकर स्मृति ईरानी उसी प्रकार से सांसद यहाँ पर तैयारी कर रही थी अपने चुनाव को लेकर कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उस स्थिति में एक बड़ी जीत दर्ज की जाए, जिसको लेकर उनकी तैयारी जारी थी। लेकिन जिस यहाँ पर इसके बाद आखिरी समय में आज किशोरीलाल शर्मा का नाम यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने घोषित किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा की रणनीति थी उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुकाबले आसान होता दिख रहा है अमेठी में। बिल्कुल, लेकिन राजीव अब नामों की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अमेठी की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? हालांकि आप देख रहे होंगे कि हालांकि नाम का पर्दाफाश नहीं हुआ था, तैयारियां पहले से क्या चल रही है अमेठी की, क्योंकि आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाएगा और साथ ही साथ रोड शो वगैरह कुछ कार्यक्रम, कोई जानकारी? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है यहाँ पर नामांकन किया जाएगा और आखिरी दिन है नामांकन का, तो जो रायबरेली में राहुल गांधी का नामांकन है उसके बाद अमेठी में सबसे बड़ी भीड़ चुकी दिखाने की कोशिश है कांग्रेस की। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है वो लगभग 150 गाड़ियों का जो है परमिशन भी लिया गया है, जिसमें रोड शो को लेकर एक लंबा रोड शो, जहां कहा जा रहा है कि प्रियंका और राहुल भी यहाँ पर शामिल होंगे और काफी बड़ा रोड शो करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। कल रात से ही कांग्रेस के दफ्तर पर जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं और इसके बाद जो है जो पोस्टर हैं वो बैनर लगाए जा रहे हैं। तो एक बड़ी तैयारी आज की जा रही है आगे। ठीक है, गांधी परिवार से यहाँ पर प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ, लेकिन जो गांधी परिवार का सबसे करीबी माना जाता है केएल शर्मा को, उनको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो आज दोपहर तैयारी है कि यहाँ पर रोड शो के बाद किशोरीलाल शर्मा, राहुल गांधी और इसके बाद यहाँ पर प्रियंका शामिल हो सकती है। सबके साथ वो यहाँ पर नामांकन करेंगे।
जहां तक जानकारी के मुताबिक केएल शर्मा को अमेठी और रायबरेली की पूरी जानकारी है। जाहिर सी बात है, लंबे समय से गांधी परिवार में काम करते आए हैं केएल शर्मा, तो उनके और संगठन के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और यही वजह है कि कांग्रेस ने सोच समझ के चेहरा सामने उतारा है। हालांकि वक्त लिया, अब कम समय है, क्या आसान होगा प्रचार प्रसार करना, मिलजुल कर चलना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस आखिरी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा या इन्हीं गांधी परिवार पर विचार कर रही थी, इसीलिए अभी तक घोषित नहीं किया गया था प्रत्याशी और उम्मीद लगाई जा रही थी कि गांधी परिवार से ही लड़ेगा। लेकिन जिसके बाद कांग्रेस ने केएल शर्मा को यहाँ पर घोषित किया प्रत्याशी, जिनको लेकर तैयारियां की गई हैं और केएल शर्मा ने 2 दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर पर अमेठी में धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं, जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के और नेताओं द्वारा किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि यहाँ से चुनाव लड़े गांधी परिवार, जिस पर किशोरीलाल शर्मा अमेठी पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी, जिसके बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से आप लोग मजबूती से यहाँ पे चुनाव के लेकर तैयारियां कीजिए और लड़िए, जिसको लेकर दीपक ने बताया भी था कि यहाँ पर तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। अमेठी में किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मजबूत स्थिति दिखानी है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हो या नेता हो। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस अगर प्रत्याशी घोषित की है उन्हें, तो किसी भी प्रकार से वो भाजपा के खिलाफ रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होना चाहती है और तैयारियां की गई हैं उसको लेकर। अमेठी की जो जनता है, 2019 में जो राहुल गांधी के लिए गुस्सा था, वो गुस्सा वोट के रूप में उतरा है। लेकिन केएल शर्मा अब वो जो राहुल गांधी के लिए जनता के मन में जो भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। केएल शर्मा को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, किस तरीके से वोट को अपने पाले में करेंगे ताकि इस सीट को जीता जा सके। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी, चूंकि समय कम है तो ऐसे में किशोरीलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वो कैसे अमेठी में संगठन को साथ लेने के साथ ही वो आम लोगों को कैसे अपने पक्ष में मोड़ पाते हैं, जहां सबको पता है जहां की लंबे समय से यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी बराबर क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। वो सामाजिक कार्यक्रम हो या कार्यकर्ता सम्मेलन हो, सभी में वो भाग ले रही हैं और प्रतिदिन उनके लगभग आधे दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में वो पहुंच रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। और यही नहीं, वो बराबर कांग्रेस पे वार भी कर रही हैं, कांग्रेस पे भी सवाल उठा रही हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को अपनी रणनीति बनानी होगी चुनाव को जीतने के लिए, जहां की बीजेपी को परास्त कर सके, जहां सांसद स्मृति ईरानी को परास्त कर सके और वो एक जीत दर्ज करें यहाँ से अमेठी में, जो कि गांधी परिवार के लिए भी काफी लंबा जो है सस्पेंस रहा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा पे आखिरी में विचार करने के बाद, जब प्रियंका गांधी के मना करने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर, तब राहुल गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी घोषित किया गया और किशोरीलाल शर्मा, जो बताया जा रहा है लुधियाना के रहने वाले जो है किशोरीलाल शर्मा, जो कि काफी कुछ गांधी परिवार से काफी नजदीकियां हैं। यही नहीं, यहाँ राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी के उसमें वो रायबरेली और अमेठी आते रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अमेठी और कांग्रेस के प्रति उनको अधिक जानकारी पूरी तरीके से है और वो वोट को जो है यहाँ पर मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर राय होती है तो फैसला भी बेहतर होता है, लेकिन रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस ने कितना बेहतर फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया राजीव ओझा जी तमाम जानकारी के लिए। अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो वही ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 चुनावी जनसभाएं आज है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संभल, बदायूं और आंवला में जनसभा करेंगे। बदायूं में दुर्ग विजय सिंह शाक्य के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील जनता से करेंगे। जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ हर जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में, अपने उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट बटोरने की पूरी कोशिश
की जा रही है। बदायूं में दुर्विजय सिंह शाक्य के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी जनसभा करेंगे। बिना थके बिना रुके सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं। इससे पहले कई ऐसे क्षेत्र हैं, मैनपुरी हो गई, एटा हो गया। बीते रोज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंचे थे। आज उनका जो शेड्यूल है हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। संभल, बदायूं और आगरा में भी जनसभा है। दुर्विजय सिंह शाक्य के पक्ष में चुनावी सभा होगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से मैनपुरी में भीड़ एकत्रित थी रोड शो में, क्या यहां पर भी भारी भरकम भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि सीएम योगी का चेहरा काफी अहम माना जाता है बीजेपी में, मोदी योगी का, और जिस जगह पर योगी जाते हैं वहां पर अच्छी खासी वोट मिलते हुए बीजेपी को नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जनसभा करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बदायूं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हाई सिक्योरिटी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ 3 क्षेत्र में पहुंचेंगे और जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं हो रही हैं। इन 3 क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी। जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। अपने काम को और केंद्र के काम को दर्शाने की पूरी कोशिश की जाएगी। संभल से वीरपाल सिंह संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरपाल, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा के लिए पहुंच जाएंगे और क्या जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ चुनावी हलचल वहां पर देखी जा रही है? जी, मैं आपको बताऊं, जनपद संभल में सीएम योगी और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दोनों की एक साथ जनपद में 2 जगह रैलियां हैं। एक बीजेपी संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में होगी और दूसरी बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह के शाक्य के पक्ष में होगी। मैं आपको बता दूं कि पहली 12 बजे करीब मुख्यमंत्री सीएम योगी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव संभल लोकसभा सीट के असमोली विधानसभा के कैला देवी पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में वोटों मांगेंगे। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं पूरी हैं, लोगों का आना अभी जारी है और अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकेगी इस समय। और इसके बाद में यहाँ पर संभल जिले का बगाला क्षेत्र है जो लोकसभा बदायूं के अंदर आता है। वहाँ डिग्री कॉलेज में, बाबूलाल डिग्री कॉलेज में एक सभा होगी। इसमें भी मुख्यमंत्री सीएम योगी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव सभा करेंगे। यहाँ बदायूं के लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के दुर्विजय शाक्य के लिए वोटों के लिए लोगों से अपील करेंगे। जी, संभल में चुनावी मुद्दा क्या है वीरपाल? जी, चुनावी मुद्दा यहाँ पर विपक्ष महंगाई और संविधान खतरे में होने की बात कह रहा है। दूसरा, बीजेपी अपनी तरफ से जो विकास कार्य किए हैं उनको लिए दुहाई पर वोट मांग रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का मेन चेहरा है जिस पर लोग वोट मांगे जा रहे हैं। वो किसानों के लिए जन सम्मान निधि है हो गई, चाहे गरीबों के लिए आवास हो गए या गरीबों के लिए राशन हो गए, इन उपलब्धियों को वो लगातार जा रहे हैं और अपनी गिना रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई को और संविधान खतरे में बात कह रहा है और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहा है। जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष अपनी जो कार्य है उसको दर्शा रहा है, लेकिन विपक्ष घेर भी रहा है। लेकिन वीरपाल, जातीय समीकरण काफी मायने रखता है संभल में और अपने प्रत्याशी को इस हिसाब से हर पार्टी भी उतारती रही है, तो जातीय समीकरण क्या कहता है संभल का? जी, मैं आपको बता दूं कि संभल का चुनाव पहले भी जातीय समीकरण में एक महत्वपूर्ण रहा था और आज भी जातीय समीकरण में है। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है और उसमें भी कुछ एसटी वोट भी है और एमवाई सेक्टर जो है वो प्रभावी दिखता है संभल में।
वगावे जो है और भी जो बिरादरियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद होती दिख रही है, जहाँ पर जाति और धार्मिक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर वोटिंग मिली की होगी। जी लेकिन वीरपाल, अगर बात सीएम योगी आदित्यनाथ की रोड शो की करें तो ऐसे में सीएम का खुद उस क्षेत्र में जाकर पहुंचना, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस जगह सीएम योगी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव की जो जनसभा है कैला देवी यहाँ पर ये यादवों की कुलदेवी कही जाती हैं, उसी को लेकर उसी को दिमाग में रखते हुए दोनों ने वहां पर जनसभा की है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों के हिसाब से कितनी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर दो पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी मेन मुकाबला आप समाजवादी और बीजेपी में होता दिख रहा है, लेकिन हाथी भी अपनी जो है बीएसपी के प्रत्याशी भी है वो भी अपनी पहुंच बनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन मेन मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी में ही होता दिखाई रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जो एम फैक्टर में आते हैं और माफी चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एम फैक्टर में आते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के अगर बात करें तो ऐसे में वोट की जो राह है संभल की, वो किस ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी मेन फैक्टर यहाँ पर बीएसपी है। अगर बीएसपी किस लेवल से लड़ती है, क्योंकि हमें आपको बता दूं कि सपा और बसपा के दोनों ही प्रत्याशी जो एम फैक्टर के हैं, अब वो कितना मतलब बीएसपी चुनाव किस लेवल से लड़ता है, ये मेन चीज इस लोकसभा का चुनाव जो है वो बीएसपी के कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि किस स्तर से वो लड़ पाएगा। बिल्कुल संभल, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है, इलाका है, और ऐसे में एसपी की तरफ से एम फैक्टर ज्यादा है, तो बीजेपी के लिए एक चुनौती भरा ये चुनाव है, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और जनसभाएं करेंगे। बहुत शुक्रिया वीरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो वही करण भूषण सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। करण भूषण सिंह केसरगंज से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। करण भूषण सिंह केसरगंज से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश अब करण भूषण के कंधे पर है। करण भूषण आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने करण भूषण पर भरोसा जताया है और आज नामांकन का आखिरी दिन है तो पर्चा भरेंगे। करण भूषण सिंह आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। गोंडा से किशोर जायसवाल संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। किशोर, क्या कुछ जानकारी है, तैयारियां क्या कुछ कर ली गई है, किस तरीके से वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ रहेंगे? कल से पूरी तैयारी कर ली गई है। आज नामांकन 11 बजे करेंगे। कल करण भूषण सिंह ने 4 सेट में पर्चा खरीदा था और आज सैकड़ों समर्थकों के साथ बिश्नोहरपुर से चलेंगे अपने आवास से और 11 बजे यहाँ नामांकन कलेक्ट्रेट में करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ चुनावी हलचल वहां पर देखी जा रही है और ऐसे में क्या पूरे दलबल के साथ वो पहुंचेंगे नामांकन का पर्चा भरने के लिए? जी 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 शहर है बिश्नोहरपुर में, बधाई ताता भी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनके पिताजी का जो वर्चस्व है ये इनके काम जरूर आएगा। लेकिन अगर बात करें वहां के उम्मीदवारों की, आज हालांकि नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, चुनावी हलचल क्या कुछ केसरगंज में देखी जा रही है? जी, वैसे सपा से तो भगत राम मिश्रा जी को दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लास्ट समय में सपा ने भी पत्ता खोला है। कहीं ना कहीं करण भूषण सबसे ऊपर निकलेंगे। बिल्कुल,
केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ रहेंगे और ऐसे में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो करण भूषण सिंह केसरगंज से चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। करण भूषण सिंह आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, अपने दलबल के साथ वहां पर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा पहुंचेंगी। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगी। दोपहर 3:15 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। शाम 4 बजे फतेहाबाद पहुंचेंगी और रोड शो में शामिल होंगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 4 बजे फतेहाबाद रोड शो के लिए प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा आज पहुंचेंगी, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। गठबंधन प्रत्याशी है, यहाँ में एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है और अपने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करती प्रियंका गांधी दिखाई देंगी। 4 बजे फतेहाबाद रोड शो के लिए पहुंचेंगी। अब ये रोड शो कहां से कहां तक जाएगा और क्या कुछ इनका काफिला होगा और कितना जनता का सपोर्ट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रियंका गांधी एक अट्रैक्टिव कांग्रेस का चेहरा है और लोकप्रियता इनकी भी है। आगरा से सत्यप्रकाश ठाकुर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश ठाकुर, प्रियंका गांधी कब तक पहुंच जाएंगी और ये रोड शो कहां से कहां तक होगा, कब वहां पर जो लैंडिंग करेंगी कहां पे करेंगी और क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है वहां पर? अथवा बिल्कुल अगर बात करें तो देखिए प्रियंका वाड्रा का आज आगरा में रोड शो है। रोड शो के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्याशी कांग्रेस गठबंधन रामनाथ सिकरवार के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। अगर समय की बात कर ली जाए तो ये रोड शो लगभग 2:40 से प्रारंभ होगा। ये फतेहाबाद कस्बे से स्टार्ट होगा और 3:40 तक यानी कि 1 घंटे के करीब ये पूरे फतेहाबाद का भ्रमण करते हुए वहां के लिए कूच करेंगी। लगातार देखा जा रहा है कि तमाम दलों के दिग्गज यहाँ पर अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात कर लें तो आज भाजपा के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी 3 जगह जनसभाएं संबोधित करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ब्राह्मणों को साधने के लिए ये ब्रजेश पाठक यहाँ वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और तो दूसरी ओर अगर प्रियंका वाड्रा की बात करें तो देखिए जन जन से वोट की अपील करेगी और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ रामनाथ सिकरवार के समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आएगी। जी, तो गठबंधन के प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार और ऐसे में गठबंधन के कौन से नेता प्रियंका गांधी के साथ मौजूद होते दिखाई देंगे? जी, अगर बात करें देखिए स्थानीय नेता सभी जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो यहाँ प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यकर्ता का हुजूम यहाँ उमड़ने वाला है, क्योंकि देखिए पहले से ही कहीं न कहीं कांग्रेस यात्रा के दौरान लोगों के बीच में जा रही है और उसी को अगर बात कर ली जाए तो आज प्रियंका गांधी प्रकाश ठाकुर नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी आगरा पहुंचेंगी, रोड शो करेंगी गठबंधन के प्रत्याशी के हक में और काफी भव्य रोड शो होने वाला है। तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक 12 बजे पहुंचेंगी और ये रोड शो काफी लंबा चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी 100।